सर ये अभी कुछ टाइम। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं शाहिद मुर्तज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि वर्सटाइल पर्सनैलिटी रखते हैं, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। इनका नाम है मुनीर करीम। ये पाकिस्तानी है, कसूर शहर से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इस वक्त ये ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा का एक सूबा है, वहाँ पे ये रहते हैं। और इनका जो हॉबी है वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना है, टूरिज्म के थ्रू और ट्रैवलिंग के थ्रू। तो मैंने आज इनको इसलिए सेलेक्ट किया ताकि मैं आप जो लोग हैं उन तक इनका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्होंने अभी तक तकरीबन 83 जो मुल्क हैं वो बाई एयर ट्रैवल किए हैं, और 53 के करीब इन्होंने मुल्क जो हैं वो बाई रोड ट्रैवल किए हैं। तो आज हम इनका जो एक्सपीरियंस है उससे सीखने की कोशिश करेंगे और इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो सर काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा तल्लक कसूर डिस्ट्रिक्ट से है और उसके साथ एक छोटा गांव है और उसमें मेरी जिंदगी का आगाज हुआ। 25 साल मैं पाकिस्तान में रहा और फिर उसके बाद मैं दुबई चला गया और अरसा 40 साल से मैं दुबई में हूँ। बिजनेस भी मेरा वही है और 2012 में हम लोगों ने फैमिली माइग्रेशन की कनाडा, वैंकूवर सिटी जो ब्रिटिश सिटी है उसमें रहते हैं और इस टाइम मैं कनाडा। जी सर, ज़बरदस्त, माशाल्लाह सर। काइंडली ये बताइए कि सर ये जो टूरिज्म और ट्रैवलिंग जो है ये आपके नाम के साथ जुड़ गई है। तो ये टूरिज्म और ट्रैवलिंग का जो शौक है ये आपके अंदर कैसे और कब डेवलप हुआ? ये असल में जब मैं लाहौर रेलवे रोड जो टेक्निकल कॉलेज था उस पे जब मैं स्टडी कर रहा था तो उस टाइम वहां पे कुछ होटल थे, लाहौर होटल के नाम से या कुछ और थे उसके, अभी मुझे याद नहीं। तो वहां पे बैक पैकर होते थे यूरोप। तो उनको मैं जब देखता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि एक दिन मुझे भी ये बैग डालना है और दुनिया देखनी। हम्म। तो फिर उसके बाद जब मैं दुबई आया तो दुबई ऑलरेडी एक ऐसा सिटी था जहाँ पे टूरिस्ट उस टाइम भी होते थे। काफी कंट्रीज के लोग थे। इतना डेवलप तो नहीं था उस टाइम। लेकिन फिर जब मैं 88 में थाईलैंड गया तो उसके बाद फिर और दुनिया देखने का शौक पैदा हुआ। और फिर जब मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और यूके, फ्रांस और हॉलैंड में गया तो तब तो दुनिया चेंज हो गई कि हम्म। हम कहाँ हैं और ये लोग कहाँ हैं। तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की मेहरबानी से हालात ठीक होते रहे। फिर वो कुछ बिजनेस किया, वो चल गया। तो फिर मैंने कोई मौका ऐसा जाने नहीं दिया आज से जिसमें हम्म। मुझे कोई टिकट सस्ती मिली हो या कोई पैकेज ऐसा मिला हो। तो जब भी चांस मिलता था तो मैं टूरिज्म के लिए रेडी होता। इतना नहीं सोचा था मैंने जितना हो गया। बट अल्लाह का शुक्र है, मैंने बड़ा कंट्रोल किया और अखराजात के ऊपर जो अ, नहीं किए मैंने, और वो पैसे जमा कर कर टूरिज्म। तो इस तरह ये सारा सिलसिला, इसमें काफी निशेबो फराज हुई। जी जी। जी। सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। सर काइंडली ये बताइए कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो पाकिस्तान में आपको पता ही है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, कि हमारी जो पॉकेट मनी होती है वो उसमें हम मुश्किल से एक मंथ का गुजारा करते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते थे कि आप जो है ना वो स्टडी के साथ साथ आप ट्रैवलिंग भी करें? नहीं नहीं, ये मैं स्टडी के दरमियान ट्रैवलिंग का चांस नहीं मिला मुझे। मैं स्काउटिंग के टाइम मरी गया, नथिया गली में गया, बस वही मेरा स्टूडेंट लाइफ का है जो स्कूल की तरफ से गया। ये जो मेरा टूरिज्म है ये जब मैं दुबई में आया 80s में, और 88 में फिर मैंने फर्स्ट ट्रिप किया जो थाईलैंड। तो ये हम्म। जब मैं अपने पैसे कमाए, फिर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो जब मैंने हम्म। पूरी तरह खत्म कर ली तो फिर उसके बाद मैंने टूरिज्म। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो सर ये बताइएगा, जैसे कि आज हमने टॉपिक रखा था कि जो टूरिज्म और ट्रैवलिंग है इसका इंसान की जो डेवलपमेंट है और उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें इसका क्या किरदार है, ये कैसे जो हमारी पर्सनैलिटी में टूरिज्म जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आता ये
देखिए जैसे एजुकेशन है, ये भी एक एजुकेशन है। हम्म। इसकी जो डिग्री मिलती है वो इंसानियत की डिग्री मिलती जी है। जी। जब आप एक एक सर्कल में रहते हैं, जैसे मैं, जब मेरी लाइफ गांव में थी, हमारे ख्यालात और थे। जब हमने लाहौर में पढ़ना शुरू किया, ख्यालात डेवलप हो गए। फिर जब मैं दुबई में आया तो और चेंजिंग आई। फिर दुबई के बाद जैसे दुनिया को फिरना शुरू किया, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों से मिले, कल्चर से मिले, ब्लैक से मिले, वाइट से मिले, ब्राउन से मिले, कुछ लोगों से जिंदगी में वास्ता पड़ा। तो वो जो हमने सुना था, बचपन में सुना था या गांव में सुना था, वो सारा डिफरेंस हो गया। तो इस तरह फिर जो सबसे बड़ा चेंजिंग आया, वो मैंने जो महसूस किया वो ये था कि इस दुनिया को, अल्लाह ताला को समझने के दो तरीके। जी जी। एक तो आपके कान हैं जिनसे आप सुनते हैं, उस कानों से आप अपने मुख्तलिफ जो जिस माहौल में आप रहते हैं उसी के मुताबिक सुनते हैं आप। जी जी। लेकिन जब आप खुदा की कुदरत को, बाई नेचर को, नेचर को देखते हैं और अपनी आंख से देखते हैं, तो वो डिफरेंस होता है। जी तो जी बिल्कुल। ज्यादा जो ट्रुथ है वो जो आप देखते हैं अपनी आंख से और खुदा को समझते हैं, उसमें बड़ा फर्क। जी जी तो जबरदस्त। ये जो आप जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हैं, जितने लोगों को आप मिलते हैं, फिर आपके अंदर एक अदब आता है, एक तमीज आती है, ये सबसे बड़ा जो दूसरों का एहतराम करते हैं आप। तो ये हम्म मैंने सीखा। और फिर यही एक टूरिज्म है जो श्योरिटी देती है कि इसमें लॉस नहीं, हम्म। इसमें आपका भी फायदा है और दूसरों का भी। जी फॉर जी। एग्जाम्पल, आप अगर अपने सिर्फ टूरिज्म पर्पज के लिए दूसरे गांव में चले जाते, आप वहां से अगर पानी लेते हैं या चाय पीते हैं या कुछ चीज परचेज करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो दूसरे गांव का फायदा हुआ। और आपको कुछ लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, गांव देखेंगे, तो आपका भी फायदा होगा। जी तो जी बिल्कुल। टूरिज्म एक ऐसी चीज है जिसमें नुकसान नहीं। जी जी। जी। माशाल्लाह सर, काइंडली ये बताइए कि आजकल के दौर में जैसे इंसान जो है वो दूसरे इंसान का दुश्मन है, उसके अंदर एक नफरत है। ये बताइएगा कि जो आपने बात की कि इंसान टूरिज्म के थ्रू इंसानियत सीखता है, तो आजकल मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जब दुनिया में हैट्रेड जो है वो बढ़ रहा है। तो बताइएगा कि टूरिज्म के थ्रू इंसानियत जो है वो ये कैसे प्रमोट होती है। नहीं, ये जो आपने कहा, ये शायद पाकिस्तान का तो तजर्बा हो सकता है। दुनिया बड़ी पीसफुल। मैंने हम्म कहीं नहीं देखा ऐसे कि इंसान इंसानों से लड़ रहे हैं या इंसान इंसानों को नफरत करते हैं, या तो सब लव करते हैं। लव जैसे कनाडा मुझे लव करता है तो इन्होंने मुझे राइट्स दिए ना। जी जी और जी। यहाँ पे तो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं। प्रॉब्लम जो है वो ये, हमारे माशरे के अंदर हमारे इनकम सोर्सेज का हम्म और रस्म और रिवाज जो हैं वो हमारे जो बनाए हुए हैं, जिनको हम छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, वो हम्म। मैच नहीं करते हमारी इनकम के साथ। जब वो मैच नहीं करते तो बुराई जन्म लेती है, बुराई जन्म लेती है तो फिर हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। फिर हम जी जी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे इनकम सोर्सेज बढ़ जाएं, ताकि हमारे जो बनाए हुए रस्म और रिवाज है उनको पूरा करना है हमने। तो इस तरह ये सारे मसाइल पैदा। हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम या तो वो रस्म और रिवाज छोड़ दें या अपने आप को डेवलप करें किसी तरीके से। तो अभी हम्म एक अगर कैनेडियन और एक पाकिस्तानी को आप लेते हैं, कैनेडियन की सैलरी भी ज्यादा है, उसके हालात भी ठीक है, उसकी शादी होती है तो 5 आदमी होते हैं। हमारे आदमी की शादी होती है, उसके हालात भी ठीक नहीं है और आदमी भी 500 इकट्ठा किया हो। हम्म। इसी तरह जैसे यहाँ इनके हालात ठीक हैं, ये वेल सेटल लोग हैं। फिर जब इनकी कोई डेथ होती है तो उसमें ना कोई चलिस्मा है, ना कोई और प्रॉब्लम होती है, ना कोई हम्म। कट होता है, ना कोई बर्डन होती है। तो इस तरह ये लाइफ तो अपने ऊपर डिजाइन करनी पड़ती है, आप कैसे रहना चाहते हैं, कैसे अमन से, पीस से रहना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया मेरे ख्याल में अमन से। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। तो सर एक काइंडली ये बताइएगा कि जो जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग के लिए या टूरिस्ट बनने के लिए आपको आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप कितने कंट्रीज को जो है ना वो विजिट कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो एज ए टूरिस्ट है, मैं 4 मुल्कों में नहीं, 3 मुल्कों में तो श्योर नहीं जा सकता। चौथे मुल्क में भी मुझे प्रॉब्लम्स है। बाई रोड तो मैं पाकिस्तान में नहीं आ सकता।
क्योंकि वो लॉ है पाकिस्तान का। और इसी तरह जो है, सऊदी अरब में नहीं जा सकता, दुबई से मुझे एज ए टूरिस्ट वहां भी नहीं जा सकता। इसके अलावा मेरे पासपोर्ट के ऊपर माशा इसराइल के सारी दुनिया जा सकता हूँ, तो इसराइल भी नहीं जा सकता। हम्म। तो बाई रोड इंडिया में भी नहीं जा सकता। तो ये 4 कंट्री हैं जिसमें मैं नहीं जा सकता, बाकी सारी दुनिया खुली। हाँ, मुख्तलिफ टाइम बाई रोड सफर करने के लिए जो कंट्रीज हैं जिनके अंदर जंग लगी होती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उनके अंदर खाना जंगी है, तो उसमें भी अलाउ है। तो बाकी जी सब जी। जा सकते जी जबरदस्त। सर काइंडली ये बताइएगा कि जब एक एक बंदा जो है ना वो ट्रैवलिंग करता है, जैसे आपने ट्रैवलिंग की है और मैंने आपकी वाल पे पढ़ा है कि आपने तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा भी आप रोड के थ्रू ट्रैवलिंग कर चुकी हैं। तो सर ये बताइएगा कि ट्रैवलिंग के थ्रू इंसान दूसरे इंसानों के बारे में और नेचर के बारे में ऑब्जर्वेशन के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो सीखता है। देखिए, जब आदमी को प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैं यहाँ से मैक्सिको जाता हूँ तो मुझे 5-6 घंटे की फ्लाइट है। और वही हम्म। अगर मैं बाई रोड जाऊंगा तो मुझे कम से कम 5 या 6 दिन लगेंगे। तो हम्म। ये जो टाइम है उसमें श्योर है मुझे होटल में रुकना है, मुझे खाना खाने के लिए रुकना है, पेट्रोल लेना है, मैंने स्नैक्स लेने हैं, मैंने मुझे कुछ रास्ता पूछना है या कुछ पुलिस की प्रॉब्लम है। तो ये जो सारी जो मेरे उस रास्ते में मुझे फेस कर रहा हूँ या लोगों को मिल रहा हूँ, वही मैं सीख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम्म। आप किसी आदमी से एक रास्ता पूछते हैं, मैं एक छोटी सी आपको इसकी मैं एक वाकया शेयर करता हूँ आपके साथ। जी सर। मैं था सर्बिया में। जी जी। तो सर्बिया के जो हमारे सफीर मोहतरम थे, वो आजकल तो रिटायर हो गए। जी। आरिफ साहब थे, गुजराले से उनका तल्लक था। तो उनसे मेरा राब्ता था, तो उन्होंने कहा आपने मेरे पास जरूर आ। तो सर्बिया में जब मैं पहुंचा तो मेरा जीपीएस काम नहीं कर, हम्म। हाईवेज बताता था लेकिन जो उसके एड्रेस थे वो उसके अंदर नहीं आते। और फिर हम्म। लैंग्वेज भी सर्बिया की प्रॉब्लम्स, तो मैं पेट्रोल पंप पे बड़ा परेशान था। तो आरिफ साहब ने मुझे कहा आपने हर हालत में आना है, चाहे जैसे जिधर भी हैं आप वापस आए। तो हम्म। फिर एक एक फैमिली वहां खड़ी मुझे पेट्रोल पंप पे मिली, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जीपीएस में सिर्फ ये पाकिस्तानी एम्बेसी का ड्रेस डाल दें। हम्म। उन्होंने भी कोशिश की तो वो नहीं डला। तो उन्होंने मुझे कहा आप ऐसा करें, आप हमारे साथ आए, यहाँ से 10-12 किलोमीटर है, हम आपको छोड़ के आते। हम्म। तो फिर वो जो फैमिली थी वो मुझे पाकिस्तान एम्बेसी तक छोड़ने के लिए आई। और फिर मैं, आप सोच सकते हैं हमारे गांव में कभी कभी होता था, किसी के घर जाना है, मेहमान आता था ना, तो वो गांव वाले जी जी। साथ लग जाते थे, उसको छोड़ने के लिए जाते थे। सर अभी भी कुछ जो गाँव है जो जहाँ पे अभी कल्चर मौजूद है देहात का, तो वहाँ जी पे हाँ, वाकई में जब किसी से एड्रेस पूछते हैं तो वो कहते हैं चले आए हम, मैं ही आपको छोड़ आता हूँ। जी हाँ। तो इस तरह वो मुझे 12 किलोमीटर मुझे अच्छी तरह याद है उनका। वो जा तो लेफ्ट में रहे थे, फिर उनको वापस मेरे साथ आना पड़ा और फिर वो मुझे कॉन्सुलेट तक छोड़ के गए। इस तरह हम्म। जो जो वाकयात आपको मिलते हैं तो उसमें आपका जो विजन भी बढ़ता है। फिर आपको ज्यादा आप कहते हैं कि जी मुझे अ, लोगों से जब मिला हूं तो फिर तभी आप दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे मजाहब की रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसी तरह पुलिस के साथ भी जब आपको कोई हेल्प चाहिए होती, कभी आप पुलिस के साथ बात करने से डरते। हम्म। कुछ कुछ कंट्री के अंदर ऐसे हालात हैं, लेकिन कुछ कंट्री के अंदर ऐसे हैं कि आदमी सेफ महसूस करता है कि अपनी जाके प्रॉब्लम पुलिस को बताता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने ये रास्ता जाना है। तो इस तरह ये सारी चीजें बड़ा फर्क पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में। तो टर्की में मुझे एक दफा एक साहब मिले, वो पुलिसमैन थे, तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं रास्ता भूला हुआ था। उन्होंने मुझे पूरा समझाया, लेकिन समझाया अपनी टर्किश लैंग्वेज, और मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो उनके एक्शंस थे ना, बाजुओं के एक्शन और डायरेक्शन, उससे मुझे समझ लगा कि ये मुझे कह रहा है राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, इधर जाना है। तो वो जो बाजुओं के हिसाब से फिर उसने पूरी ट्रैफिक रोकी मेरे। हम्म। ट्रैफिक रोक के मुझे रॉन्ग डायरेक्शन में था, तो मुझे वापस उसने क्रॉस किया। इस तरह ये ऐसे वाकयात तो ये तो छोटे 2-3 सुनाए हैं मैंने।
जब आप 1,53,000 किलोमीटर सफर करेंगे तो कितने वाकयात हो सकते जी जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो सर माशाल्लाह आपने इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, ये बताइएगा कि जैसे आपकी जो है ना, जो इंसान ट्रैवलिंग करता है उसकी दो तीन लैंग्वेजेस के ऊपर जो है ना वो ग्रिप होती है। तो जब वो इंटरनेशनली ट्रैवल करता है तो जिस कंट्री में वो जाता है उसको जब उसकी जुबान नहीं आती, तो फिर आप उन लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और उनकी जो जुबान होती है उसका आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है? नहीं, ये जो ट्रैवलर होते हैं ना, इनको जुबान की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो इसकी वजह ये है, या तो ये इनका तल्लक इमिग्रेशन से पड़ता है, या इनका तल्लक कस्टम से पड़ता है, या इनका तल्लक होटल इंडस्ट्री से पड़ता है, या किसी तारीखी मुकामात के ऊपर। हम्म। तो इन सब जगह में पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलने वाले होते हम्म। हैं। तो बाकी तो कुछ ऐसा फर्क नहीं। मैंने पूरा रशिया रहा, क्रॉस किया। तो उस रशिया वाहद कंट्री है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बोर्ड्स। हम्म। तो अब उसमें आप देख लें, मैंने पूरा रशिया क्रॉस कर गया, दुबई से, अजरबैजान से, मास्को, मास्को से फिर यूक्रेन। एक भी बोर्ड नहीं था। अगर मैकडोनल्ड के ऊपर एम ना बनाओ तो वो जो मैकडोनल्ड भी है वो भी नहीं आप पहचान सकते। हम्म। तो जिस होटल को मैंने बुकिंग की हुई थी उसके सामने खड़े हो गए होटल ढूंढ रहा था, क्योंकि उसका नाम भी रशियनी में लिखा हुआ। वो हम्म। तो फिर मुझे एक आदमी ने बताया कि ये होटल है, और उसको मैंने फिर गौर से देखा, तो जो मेरे पास बुकिंग का उसके ऊपर पिक्चर था वो उसी का पिक्चर। तो इस हम्म। तरह इतने रशिया में शायद दो आदमी मुझे मिले होंगे। एक मेट्रो में मिला था, तो एक जगह मैं खाना खा रहा था, तो दोनों से इंग्लिश में बात की। अदरवाइज तो किसी को आती नहीं है, और बोर्ड्स भी नहीं है। लुत्फ की बात यह है, जब आप जीपीएस लगाते हैं तो आपने बस उसी के सहारे जाना होता है, फिर एक्सपीरियंस हो जाता है। जब आदमी को ये समझ आ जाए, टूरिस्ट को, कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ क्या है, तो उसकी उसकी हम्म। ट्रैवलिंग आसानी से हल हो जाए। तो कई जगह में मैं सुबह चलने से पहले गौर से जो गूगल मैप स्टडी कर, और हम्म। मुझे पता लग जाता था कि मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में जाना। हम्म। तो इस तरह अगर मैं कोई सड़क आगे पीछे भी करता था तो रहता लेफ्ट में। हम्म। तो इस तरह जी ये जबरदस्त। इंग्लिश का कोई ऐसा मसला नहीं है। अ, पूरी दुनिया में वैसे भी बोली जाती है, आज पूरी दुनिया में लोग समझते हैं। जी जी। जी। तो सर माशाल्लाह आप इतना आपने ट्रैवलिंग की है, तो आपकी जो अभी आपने जो रिसेंटली अभी जो बात की, तो मुझे इससे ये समझ आई है कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप रोड्स के साथ भी फेमिलियर हो जाते हैं, कि अगर आप उस रोड को जानते भी नहीं तो फिर भी आपको एक अंदाजा हो जाता है कि मैंने इस तरफ जाना है या ये वाला रोड मैंने लेना है। तो जी, सर अगर आपको, सॉरी, जी 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 बोले। सर बोलिए। जी सर आप बोलिए। ये मुझे एक जर्मन ने तरीका बताया ईरान के अंदर, हम्म। कि कैसे, अगर इन केस आपका जीपीएस काम नहीं करता, आपके पास मैप नहीं है, तो आप सुबह मॉर्निंग में अपने लैपटॉप में एक नक्शा कैसे देख सकते हैं, कैसे डायरेक्शन आपने डिसाइड करनी है। तो आप, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम नॉर्थ जा रहे हैं तो नॉर्थ ही जाना है। अगर कोई सड़क अगर लेफ्ट राइट कर भी गए हैं तो फिर भी आपने नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाना। तो जो जी जी। सड़कें होती हैं वो सिटी सेंटर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाती हैं, छोटी होती हैं। हम्म। जैसे अगर आप लाहौर के किसी सेंटर पॉइंट से कसूर की तरफ जाना है आपने, तो जैसे भी आप डायरेक्शन लेते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता उधर उसी तरफ, आखिर में आपको एक सड़क मिल जाए। जी जी। तो कुछ आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि आजकल जीपीएस मेरे पास, ऑलवेज जीपीएस भी होता था और मैप्स भी होता था, तो दो मैंने रखे होते थे। जब भी ट्रैवल करता हूँ तो उसी के सहारे आज आज भी चलता हूँ। और ये तो एक जितना भी शुक्र अदा किया जाए जिन लोगों ने ये डेवलप किया है निज़ाम, उनको जितनी भी दुआएं दीजिए, उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया है। आप एक जीपीएस की कदर भी करें तो आप, कैसे मैंने पूरी दुनिया घूमी है, एक वो निज़ाम से घूम ली मैं, जिसको जिसके तहत मैं, मुझे एक इंच बाय इंच का पता होता था कि डायरेक्शन मिलती थी। और मैं तो जब से जीपीएस यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ फादर को भी ऐसा होना चाहिए। जब भी हम्म। हम गलती करते थे तो वो जीपीएस गुस्से नहीं होता हमारे ऊपर, फिर वो नई डायरेक्शन दे, फिर आप उसको मिस करते हैं, फिर वो नई डायरेक्शन दे देता है। तो फादर को भी इस दौर का ऐसा ही होना चाहिए कि अगर उसके बच्चे गलती करते हैं बार बार, तो बजाय उसके झिड़कने के, गुस्सा करने के,
उनको भी नया रास्ता। जी सर, ये बहुत ज़बरदस्त सर आपने बात की है। जो बात आपने ट्रैवलिंग से सीखी है वो इंसान की जो पर्सनैलिटी है, इंसान का जो सोशल सेटअप है उस पे भी अप्लाई होती है। तो ट्रैवलिंग वाकई में एक इल्म का समंदर है, जिसमें आप जितना गहराई में जाते हैं आप उतना इल्म हासिल करते हैं। तो सर ये एक चीज़ हमने सुन रखी है कि अगर आपने किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जानना हो, किसी की नेचर के बारे में जानना हो, तो आप उसके साथ ट्रैवलिंग करें। तो आपके ख्याल में ये बात कितनी हद तक दुरुस्त है? ये बड़ी हद तक दुरुस्त है। 100% मैंने एक अपनी लाइफ में या तो वाइफ के साथ सफर किया, या न्यूजीलैंड का सफर मैंने, एक इंडियन ट्रैवलर थे, वर्ड ऑन व्हील उनका एक ग्रुप था, उन्होंने जी, जी। दुबई से पेरिस तक बाई रोड सफर किया था, 17-18 कंट्री का। तो मेरे मेहमान भी थे वो। और जो मुझे टूरिज्म का सबसे अच्छा अवार्ड भी उन्होंने दिया, मेरी हुँ, पिक्चर उन्होंने बड़ी करवा के अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाई, और वो घूमते रहे उस मेरी पिक्चर के साथ। और फिर वो उसको इंडिया में भी ले गए। मैंने उनकी सिर्फ सपोर्ट की, हेल्प की, अपने पास रखा, उनको सारा प्रोग्राम दिया बना के कि कैसे आपने ट्रैवल करना है और जो भी इंफॉर्मेशन कुछ है। तो उनके साथ मैंने ट्रैवल किया न्यूजीलैंड के अंदर 12 दिन। जी, जी। वो एक डॉक्टर थे तो एक बिजनेसमैन थे। तो जो चीजें इंसान को उनके साथ वैसे बात करने में नहीं पता लगी, तो जब हम इकट्ठे रहे 12 दिन, हम एक जी, दूसरे को पूरी तरह जानते। जी, तो जी। क्या आदात है, क्या खसलत है, क्या सोच है, क्या लड़ाई झगड़ा है, क्या क्या आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे के मजहब के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हैं, ये आपको जब ट्रैवलिंग के साथ आपका कोई पार्टनर है तो ज्यादा समझने में आसानी है। जी, 24 घंटे भी काफी हैं। मैं तो 12 दिन रहा उनके साथ, तो हमने जी, बड़ा जी, जी, एंजॉय किया न्यूजीलैंड को। हमने वो ग्रुप के साथ, दे आर ऑल जी। जेंटल पीपल्स। एंड फिर मुझे वो मस्जिद देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें शूटिंग हुई थी। वो हुँ। क्राइस्ट चर्च की मस्जिद थी, तो मैं जी, उस जी, वो जी। किया। जी, ज़बरदस्त। तो सर एक और चीज़ मैंने सुन रखी है कि जो ट्रैवलिंग है यानी ज़मीन का जो बदलना, जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो इससे आपके लिए रोज़गार के मौके जो है ना ये भी पैदा होते हैं। तो ये बात इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? ये देखें, जैसे अ, जब मैं दुबई में गया तो जो काम पाकिस्तानी वहां करते हैं वो पाकिस्तान में करने के लिए तैयार। जी, जी। बड़ी मोअज़्ज़ज़ फैमिलीज को भी मैंने देखा जो पीछे से, लेकिन वहां पे और जॉब भी करते थे। जॉब किसी को और नहीं कह सकते आप, या छोटा बड़ा नहीं कह सकते, वर्क तो जी, जी। वर्क है। लेकिन जी, जी। आप सफाई के काम को हम पाकिस्तान में जो करते हैं उनको वो इज्जत नहीं देते, लेकिन वही काम हमारी कौम बाहर के मुल्कों में, जी, जी। तो उसका जो मेहनत का लेवल है वो बढ़ता है। इसी तरह जो दूसरे और कंट्री के अंदर यहाँ पे अभी आते हैं, कनाडा के अंदर आते हैं, तो आप यकीन करें, मैंने दो तो ऐसे लोगों को मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ, जो एक पाकिस्तान में एक्सियन थे और हुँ, हुँ। वो टैक्सी चलाते थे, और एक डॉक्टर थे वो भी टैक्सी चलाते। जी, जी। तो ये टैक्सी इसलिए नहीं चलाते कि वो उनके पास डॉक्टर का जॉब नहीं है, ये नहीं, लेकिन उसमें इनकम से आता है, हुँ, हुँ। टैक्स फ्री है। और जी, वो जी। एक आप कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉय है, उसमें हुँ, टाइमिंग हुँ। की कोई पाबंदी नहीं है। जी। तो ये मेहनत का तो काम है। तो इस तरह जब आदमी ट्रैवल करता है, दूसरी कंट्री के अंदर जाता है, तो उसके जज्बात बड़े होते हैं। अगर हुँ, आप हुँ। अमेरिका में आज देखें, पाकिस्तान में तो अमेरिकन अमेरिकन का कितना नाम है, अमेरिका का कितना नाम है। अगर अमेरिका के अंदर जाए किसी सिटी के अंदर, तो कम से कम एक एक सिटी 40-50 हजार तो होमलेस से भरा हुआ। जी, जी। तभी वो बाई बर्थ अमेरिकन है, वो बाई बर्थ उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास वो फैसिलिटीज थी जो नहीं ले सके, लेकिन फॉरेन में लोग आए, वो आके काबज हो। हुँ, हुँ। और फिर स्पेशली दो 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 मुख्तलिफ हैं मुल्कों की, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, दोनों में मैं रहा। गल्फ में जी। रहा, अभी कनाडा में रहता हूँ और घूमा हूँ पूरे जो देश हैं। इसमें जो मुस्लिम्स कंट्री है उनमें और है सिचुएशन फॉरेनर्स की, और जो नॉन मुस्लिम कंट्री में उनमें उनकी सिचुएशन। जी। वहां पे जैसे मैं
आपको ये बताऊं कि आपको कोई एक ऐसा बंदा नहीं नजर आएगा गल्फ के अंदर जो जो आपने कभी ये सुना हो कि ये पाकिस्तानी सऊदीयन है, या पाकिस्तान का यूए, या पाकिस्तान कतरी है, या पाकिस्तानी ओमानी। जी जी। लेकिन आप दूसरी तरफ आपने सुना होगा ये पाकिस्तानी अमेरिकन है, या पाकिस्तानी कैनेडियन है, या पाकिस्तानी फ्रेंच है। हम्म। तो जो फैसिलिटीज मिलती हैं फॉरेनर्स को नॉन मुस्लिम कंट्री, जी वो तो मुसलमान को मुसलमान कंट्री में, तो इस तरह जी। उनका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। अभी जो लोग यहाँ पे हैं वो ज्यादा कनाडा के साथ मुखलस होते हैं। और फिर जैसे देख लें आप, लंदन के जो मेयर हैं साजिद खान साहब, दूसरी दफा मुंतखब हो गए। जी जी। तो ऐसा वाकया सिर्फ लंदन में ही हो सकता है और किसी कंट्री में नहीं हो सकता। जी हमारे यहाँ बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका देख लें आप, जो 3 साल रहते हैं या 5 साल रहते हैं वो लीगल हो जाते हैं, वो पासपोर्ट होल्डर हो जाते हैं। उनके जो बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे, ये वो डायरेक्ट नेशनल हो जाते हैं, उनको वोट भी नहीं लेना। जी जी। और एक साइड में हमारा मुल्क देख लें, जो मैं चूंकि एक सोशल वर्कर हूँ, मैंने बांग्लादेश में स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम। तो जी कभी जी। कभी मुझे एहसास होता है कि जो मेरा मुल्क है उससे आज तक जो 70 साल से रोहिंग्यन मुस्लिम रह रहे हैं हमारे पास, उनको हम्म पासपोर्ट क्यों नहीं दिए? जो जो 50 साल से 71 से हमारे पास बांग्लादेश के लोग हैं या बिहारी लोग हैं, उनको पासपोर्ट क्यों नहीं दिए? जो हम्म। 25-30 साल से अपने पास अफगानी बच्चे पैदा हो गए, उनको हमने क्यों हम्म। नहीं पास? जी जी। तो मेरे पास ये राइट है कनाडा का पासपोर्ट लेने का, मेरे पास ये राइट है अमेरिकन पासपोर्ट लेने का, लेकिन मेरे मुल्क में ये राइट नहीं है कि मैं दूसरे को भी हेल्प कर लूं। वो तो अपने लोग हैं। इस तरह हम्म। ये जो मुल्कों में जो जो आदमी को राइट्स मिलते हैं, उसी तरह आदमी उसके वहां सक्सेस हो जाते हैं, वहां कामयाब हो जाते हैं। सादक खान की मिसाल आपके सामने। जी जी। और इन इन मुल्कों में जो मुखलस होता है, इन लोगों के साथ जो मुखलस होता है सॉरी, पहले तो अपने साथ मुखलस होना जरूरी है, जी जी। फिर आपका दूसरे मुल्क के साथ मुखलस होना जरूरी है। तो आज सादक खान साहब की मिसाल माशाल्लाह, दूसरी दफा उन्होंने मेयर ऑफ लंदन सेलेक्ट कर ली। जी सर, बिल्कुल आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो हमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें अपने मुल्क और हमारे जो बरादर इस्लामी मुल्क है वहाँ पे भी नहीं मिलती। किसी भी सर जगह। एक, जी जी सर, एक मैं चीज़ के ऊपर आपका कमेंट चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है जब वो बाहर जाता है तो वो अ, हर काम जो है ना वो करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वही पाकिस्तानी जो है जब वो पाकिस्तान में होता है तो वो यानी कि कोई छोटे लेवल का काम करने को तैयार नहीं होता। तो सर ये बताइए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें ऐसी क्या चीज़ है या हमारे जो माशरा है उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे जो लोग हैं वो मेहनत करने में हिचकिचाते हैं। ये कुदरत, हम चूंकि हिंदुस्तानी हैं, हमारा हम्म वो एक डीएनए भी उधर का ही। और जो उसमें मजहबी तौर पे जो तफरका था, वो वही स्टिल अभी तक चल। हम्म। हमने अगर इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन उसी सिस्टम से जिंदा है। जी जी। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कौमों की मिसाल देता हूँ। हम भी बनेंगे इंशाल्लाह एक दिन, हम उस हम्म। रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। जी जी। हमारी आने वाली जनरेशन बहुत अच्छी है। जर्मन में एक लॉ है कि जो सीपर का जॉब है वो जर्मनी के अलावा किसी को नहीं मिल सकता। अच्छा सर, जबरदस्त। पाकिस्तानी एज ए मैनेजर लग सकता है, एज ए सीपर नहीं बन सकता। हम्म। जर्मन कौम ये कहती है कि ये मुल्क हमारा है, सफाई भी हम। जबरदस्त सर, जबरदस्त। इसी तरह पाकिस्तान में जो लोग सफाई करते हैं, हमें तो उनका एहतराम करना चाहिए, हमें उनको लव करना चाहिए, हमें उनको इज्जत देनी जी जी। चाहिए। सफाई तो इंसान पर्सनल अपनी जात की भी तो करता है ना, जी जी। उसके लिए तो कोई आदमी नहीं रखा हुआ। तो अगर आप अपनी सफाई करते हैं या आपके घर की कोई दूसरा करता है, तो इट वर्क है, इसमें तो जी जी। कोई बुराई नहीं है। और मैं समझता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस आया दुबई के अंदर, ज्यादातर ये काम हमारी कौम ही करती थी। हम्म। इस तरह कल्चरली हम लोग आस्ता आस्ता इससे बाहर निकल आएंगे आस्ता आस्ता। और निकलना भी तो सर चाहिए, हमारी ये, डेवलपमेंट
उतनी देर तक नहीं हो सकती जब तक हम ये इसको नहीं करेंगे। मैं एक छोटा वाक्य आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ हम लोग एक दिन ब्रेकफास्ट करने गए, मैं और मेरी वाइफ, मैकडोनल्ड में। तो मेरे मेरे आगे एक वाइट पीपल था, मेरे से भी एजेड था। फिर उसके पीछे मैं था। मैंने वाइफ को बोला आप बैठ जाओ, मैं लिख के आता हूँ। तो इतनी देर में उसने मेरे को देखा, मेरे पीछे भी एक बंदा आ गया उसका। तो जब मेरे को देखा उसने ना, तो मैंने भी उसको देखा, हेलो आई को, यहाँ से स्माइली फेस है। तो उतनी देर उसने, उससे पहले जब उसने मुझे देखा तो एक वर्कर था जो रोड वर्कर था, जिसके काले काले बूट थे और बारिश हो रही थी, तो वो इंटर हुआ। उसने मुझे कहा हम इसको चांस दे दें। जी तो मैंने कहा हाँ। तो उसने फिर मुझे कहा ये हमारा मुल्क बना रहा है। जी एक मजदूर आदमी को इतनी रिस्पेक्ट दी उसने कि वो, मैं भी कुछ कदम पीछे हुआ, 2 कदम। वो वाइट जो था, बुजुर्ग आदमी था, वो भी पीछे हुआ, मेरे पीछे जो, वो भी पीछे हुआ, हम तीनों पीछे हुए। उस आदमी को उसने फिर रिक्वेस्ट की कि आप आगे आ जाओ, क्योंकि वो पर आवर काम करते हैं, तो उसका उसका तो टाइम कैलकुलेशन हो रहा है। तो एक मजदूर जी को जी। ये रिस्पेक्ट मिली मैकडोनल्ड के अंदर। हम्म। ये अगर किसी ने सीखना है आज के दौर में, मैं समझता हूँ आज किसी मुल्क ने तरक्की करनी है ना, तो उसको उसको एक एग्जाम्पल चाहिए, उसको एक मिसाल चाहिए, उसके सामने कोई चीज होनी चाहिए। तो कनाडा से बेहतर जी जी, जबरदस्त। जो आदमी तो यहाँ से सीख सकता है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर और मेरे में कोई फर्क नहीं है। उसके जबरदस्त। बच्चे उसी स्कूल में जाएंगे, जा रहे हैं जिस स्कूल में मेरे बच्चे कल को जाएंगे, या मेरे बच्चों के बच्चे। जी जी मेरा बिल्कुल। उसी हॉस्पिटल में इलाज होता है जिस हॉस्पिटल में हमारे वजीर आजम, उसको भी जबरदस्त। सेम वही फैसिलिटीज हैं जो मुझे। बहुत खूब सर। तो सर मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज हैं और ख़ासतौर पे पाकिस्तान, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे वेस्ट है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह, इन कंट्रीज की जो अवाम और गवर्नमेंट है, इनकी जो आदात हैं, इनके जो साइकोलॉजी है, उनमें आपने ट्रैवलिंग के थ्रू क्या फ़र्क जो है ना वो देखा? देखिए, अगर आप लगाएं, मैं आपको ये कह सकता हूं कि अमेरिका में जब हम ट्रैवल करते हैं, ज्यादा जो मैंने बाई रोड अमेरिका का सफर किया है, तो उसमें छोटी सी मिसाल देता हूं। आप किसी को हेलो कहते हैं ना, तो वो आपको देखेगा और हेलो कर, अदरवाइज वो आपको नहीं करेगा। दो बंदे क्रॉस करते हैं तो इस तरह हेलो, शाजो नजर करते हैं और फिर कोई स्माइली फेस। कनाडा में आप किसी बंदे को भी क्रॉस करने लगे, दूर से एक दूसरे को देखते हैं, फिर स्माइल करते हैं, फिर हेलो करते जी। हैं, फिर गुड मॉर्निंग। इसी तरह न्यूजीलैंड के बंदे भी सबसे अच्छे थे, बड़े कूल माइंड। हम्म। तो हर जी हर जी। कौम के अंदर, हर हर कंट्री के अंदर डिफरेंस, उसके रस्म रिवाज भी डिफरेंस है, और उनके उनके जो आदमी की नेचर है वो भी सॉरी डिफरेंस है। तो जी जी। आप कह सकते हैं कि हर हर कंट्री दूसरी कंट्री से। सर मैं, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन मैं इस हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि जो प्रोग्रेसिव जो नेशंस हैं, उनकी आदात में और जो नेशन पीछे रह गई जैसे पाकिस्तान है, उनकी आदात में क्या फ़र्क आपने देखा सर? जी देखें, माशरती तौर पे हम डेवलप नहीं करते अपने आप को, हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं देख सकते। हम्म। अभी 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 मैं 2 कंट्री को कंपेयर करता हूँ जो मैं ज्यादा, आप तीन तीन लगा लें। जी पाकिस्तान जी। रहा, यूएई में रहा, और कनाडा। जी जी। जो फैसिलिटीज मुझे एज ए पाकिस्तानी कनाडा में है, वो ना यूएई में थी ना पाकिस्तान। जी जी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो कैनेडियन है, इनकी एक कैलकुलेशन है कि हमारे पास इतने स्टूडेंट हैं, इतने पेशेंट हैं, इतने डिसेबल हैं, इतनी टोटल आबादी है, इतने सीनियर सिटीजन है, और इनके ये अखराजात हैं। जी जी। उसके हिसाब से टैक्स इम्पोज किया, और वो टैक्स कलेक्शन कर दी उसके हिसाब से, और फिर उसके हिसाब से लोगों को फैसिलिटेट कर दी। हम्म। अभी हमारे यहाँ एक तो टैक्स नहीं देता, यहाँ पे टैक्स लोग, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप एक चाबी भी बनवाने गए हैं किसी दुकान से जो चाबी मेकर है, और उससे आपने चाबी ली है, तो हम्म। $2 और 25 सेंट आपको टैक्स देना। जी जी।
तो टैक्स कलेक्शन इतना स्ट्रांग है। फिर लोग जो है इनके जो ब्राउन अगर या ब्लैक टैक्स चोरी कर सकता है, व्हाइट पीपल टैक्स चोरी कर सकते हम्म। हैं। वो लव करते हैं अपनी कंट्री को, हम स्टिल उस लेवल पे नहीं। हम्म। इस तरह इनकी जो कैलकुलेशन है वो और तरीके की है, हमारी कैलकुलेशन और तरीके की। हमारे यहाँ जी टैक्स नहीं लोग देते, अंडर डेवलप कंट्री में टैक्स चोरी किया जाता है। वो टैक्स चोरी होने की वजह ये है कि जो उस टैक्स कलेक्शन का अमला होता है उनको वो पूरे राइट्स नहीं देते। जब उनको पूरे राइट्स नहीं मिलते फिर रस्म रिवाज भी ऊपर तंग करते हैं, माशरा भी ऊपर से तंग करता है। तो ये सारा सर्कल ही उल्ट चलता जी जी। है। और डेवलप कंट्री में सारा सर्कल जो राइट चलता है, अंडर डेवलप कंट्री में वो लेफ्ट चलता है। तो उसके जी जी। लेफ्ट होने की वजह भी सिर्फ ये होती है कि हम कुछ थाउजेंड या 1 लाख या 1.5 लाख सैलरी दे के हम समझते हैं हमें इंसाफ मिल जाए। हम्म। ऐसा पॉसिबल नहीं। जी जी। हमें अपनी वो जो वो लोग हैं जो जो अथॉरिटी रखते हैं, जब तक उनका ख्याल नहीं किया जाएगा, जबकि उनकी जरूरतों का ख्याल नहीं किया जाएगा, जब हम्म। उनका बजट का ख्याल नहीं किया जाएगा, तब तक माशरा डूबा। जी जी, बड़ी जबरदस्त सर आपने ये बात की। हमारे यहाँ लेबर सबसे कम सैलरी लेता है। जी। कनाडा में सबसे ज्यादा सैलरी लेबर की। हम्म। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपकी $17 सैलरी हो सकती है। हम्म। अगर आप लेबर हैं, सिर्फ लेबर हैं, जी जी। तो $25। जबरदस्त। क्यों? उस जो ग्रेजुएट है वो ऑफिस में बैठ के एक छोटा कलम काम करता है, ना उसको ठंडी लगती है ना उसको हाँ। गर्मी लगती है। अगर गर्मी है तो एसी में है, ठंडी है तो हीटर में है। लेकिन लेबर बाहर, जी जी। उसका उतना राइट है। लेबर की भी हम्म। शादी होनी है, उसकी भी बीवी आनी है, उसके भी। लेकिन जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है वो उसका भी उसको पे हो रहा है। तो जी जी यहाँ जरूर। $25 से लेबर की सैलरी। जी सर, लेकिन हमारे यहाँ तो लेबर को सबसे कम सैलरी दी जाती है, जी, और वो हम भी। माशरे अभी बनाए, माशरा ही नहीं बना सके ना। जी जी। हमारा माशरा ही नहीं बन सका। और फिर जो दूसरी, मैंने लास्ट टाइम भी कहीं कहा था कि दुनिया में सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान है जिसमें आप मस्जिद में जब जाते हैं तो जो इमाम मस्जिद है वो कहता है 100 बच्चा पैदा। जब आप घर आते हैं टीवी लगाते हैं तो उसके ऊपर हदायत दी जाती हैं 2 बच्चे पैदा। हम्म। तो ये तजाद पूरी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा किसी कंट्री। अभी इंशाल्लाह हम्म। आई होप जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल में जो नई लड़कियां आ रही हैं, तो हम्म। काफी एजुकेशन में काफी आगे हैं, सोच में काफी है। अभी चूंकि सारा ग्लोबल विलेज बन गई दुनिया। अभी देखें कहाँ आप लाहौर में और कहाँ मैं कनाडा के अंदर, और हमारा फर्क है 12 घंटे का। जी जी। और हम एक दूसरे के सामने बैठे बातें कर। जी जी। तो ये बिल्कुल फैसिलिटीज जिन लोगों ने प्रोवाइड की हुई है, हमें उनका भी थैंक्स करना चाहिए। मैं बिल्कुल अक्सर सर। जब अपनी फैमिली से बात करता हूँ, पाकिस्तान में बात करता हूँ, तो एंड में मैं कहता हूँ जरा थैंक्स भी बोल दो गूगल को। जी जी बिल्कुल सर। ये फैसिलिटीज देख लें, आज हमारे पास फ्री है। तो जैसे सर मैंने कहा, मैं, जैसे आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त सर कमेंट किया इस बात के ऊपर, तो मैं ये भी समझता हूँ कि जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ये भी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इनकी रिसर्च के ऊपर पैसे लगाए, तो आज वो इसके थ्रू पैसे कमा भी रहे हैं। लेकिन फिर भी वो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी और अपना जो कैपिटल है इसके ऊपर लगाया। तो सर काइंडली ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह काफ़ी सालों से कनाडा के अंदर रह रहे हैं, तो आप कनाडा को आपने कनाडा को किस तरह पाया, उसकी आवाम को किस तरह पाया, और पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? कनाडा में जैसे मैंने आपको कहा स्माइली फेस था। मैं आते ही यहाँ पे ट्रैवलिंग शुरू कर दी। फिर हमने मैं और मेरी वाइफ के पास और तो काम नहीं होता था, मौसम भी बड़ा अच्छा हो जाता है 6 महीने। फिर हम घूमते थे, जहां भी जाते थे। हम्म। तो उस टाइम हमें बड़ा शौक होता था लोगों को कहने का हम न्यू एमिग्रेंट्स हैं। हम्म। इतना खुशी से वेलकम करते थे, फिर इतना आप हेल्प करने के लिए तैयार थे। और फिर कई जगह ऐसी भी मिली हमें जहाँ पे उन्होंने कहा है यहाँ तो आज तक कोई पाकिस्तानी आया ही नहीं।
इतना मैंने ट्रैवल किया, मतलब रिमोट एरियाज में मैं गया। फिर दूसरा मेरा यकम दिसंबर को ऑपरेशन। मैं आपको तीनों कंट्री का बताता हूँ क्या डिफरेंस है। मेरा 2 एंजियोग्राफी हुआ, डॉक्टर अस्पताल लाहौर में और इत्तफाक हॉस्पिटल। इत्तफाक से मैंने डॉक्टर हॉस्पिटल से ऑपरेशन नहीं करवाया, और सॉरी, हाँ, डॉक्टर हॉस्पिटल से नहीं करवाया, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर ने मुझे फोर्स किया, तो इत्तफाक हॉस्पिटल में हमारा डिसीजन हो गया बाईपास करने का। ये कम से कम आज से 15 साल पहले की। जी जी बिल्कुल। जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, वो डॉक्टर साहब की वाइफ का ऑपरेशन हो गया, और वो उन्होंने छुट्टी ले ली, और मेरी मेरी भी छुट्टी हो गई, और मैं उसी दिन भाग गया दुबई। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ 3 साल के बाद, आज से 12 साल पहले, कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं दुबई हॉस्पिटल में गया। तो डॉक्टर हामिद थे, ईरान के थे, तो आजकल वो भी कनाडा में, मुझे मिले नहीं। तो मुझे डॉक्टर हामिद ने पूछा कि आपका तो चेक करना पड़ेगा इलाज करने से पहले, बाईपास करने से पहले, तो आप एंजियोग्राफी करा लेंगे आप? तो मैंने 2 दफा पहले कराई हुई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो मैंने उस टाइम घर वालों को फोन किया कि मेरी एंजियोग्राफी है, तो प्लीज आप। तो फिर मुझे वो जब एंजियोग्राफी शुरू कर ली उन्होंने ना, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, 3 डॉक्टर थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपके पास पैसे हैं? ये जरा पाकिस्तान की भी बात मैंने आपको बताई है, और फिर यहाँ की दुबई की। तो मैंने कहा हाँ है पैसे। तो उन्होंने कहा जो आपकी पाकिस्तान की दोनों रिपोर्टें गलत है, आपका तो बाईपास होना ही नहीं था, आपको तो छोटी प्रॉब्लम है, 2 स्टंट डालेंगे ठीक हो जाएंगे। तो एक 6,000 का स्टंट है, एक 8,000 का। मैंने कहा 8,000 की डाल। तो वो मेरे एंजियोग्राफी के दरमियान ही उन्होंने ऑपरेशन डाले, मैं भी लाइव देख रहा था। तो कोई 19,000 दिरहम्स का बिल आया, और वो तीसरे दिन मैं घर आ गया। अभी 12 साल के बाद मुझे यहाँ कनाडा के अंदर मेरी जो डॉक्टर है, पर्सनल फैमिली डॉक्टर, उसने मुझे फोर्स किया कि आपका टेस्ट होना चाहिए, यहाँ 3 महीने हर आदमी को ब्लड देना है। तो मैंने कहा मैं फिट हूँ। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी आप टेस्ट करें। तो मुझे स्पेशलिस्ट के पास भेजा। स्पेशलिस्ट ने फोन पे मेरे साथ बात की, सारी स्टोरी ली उसने। उसने कहा नहीं, आपको 2 चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, या आपने स्कैनिंग करवानी या एंजियोग्राफी करानी। तो मैंने कहा एंजियोग्राफी बहुत दफा कराई, अब मुझे स्कैनिंग का। तो स्कैनिंग में मेरा रिजल्ट ठीक ना आया, तो फिर उन्होंने मुझे इमरजेंसी मेरी एंजियोग्राफी कराई। मुझे हॉस्पिटल ने फोन किया कि आप फौरी तौर पे अवेलेबल है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कल आ जाए। तो कल मैं गया, जब उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की, इमरजेंसी एंजियोग्राफी की, और फिर उन्होंने कहा आप घर भी नहीं जा सकते। फिर उन्होंने मुझे वहीं रखा हॉस्पिटल में, और 1 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन। ये 2 स्टोरी आपको मैंने पहले सुना दी है, दुबई की, पाकिस्तान की, अभी कनाडा की। आप जी जी। यकीन करें, मैं 11 दिन हॉस्पिटल में रहा। मुझे ऐसा महसूस होता था ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग मेरी, यानी मैंने जबरदस्त। बनाई है, और ये जितना अमला है मैंने रखा। वाह। और मुझे इतनी क्या। सर्विस दी उन्होंने, वीआईपी सर्विस दी, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। हम्म और हर घंटे चेकिंग होती रही मेरी। और हम्म। उसके बाद जब मैं 11 दिन के बाद मुझे छोड़ा, तो मुझे एक चीज नहीं मिल रही थी कि मैंने पैसे कहाँ दे। अच्छा अच्छा। तो टोटल फ्री ऑफ चार्ज करे। ओ माशाल्लाह, जबरदस्त सर। और फिर इतने अरे वाह। कॉन्फिडेंस से मुझे छोड़ा उन्होंने हॉस्पिटल से। मुझे उन्होंने टेस्ट लिया मेरा वॉकिंग का, सीढ़ियों का, और फिर मुझे लिफ्ट में छोड़ के गया बाय। और मुझे मुझे हम्म ना कोई पट्टी दी उन्होंने, ना कोई मरहम दी उन्हें लगाने के लिए, ना कुछ और दिया उन्होंने। नहलाया मुझे अस्पताल में, सब चेकअप करके छोड़ दिया। और आप यकीन करें, ज- मुझे दोबारा डॉक्टर साहब से बात करने का चांस 3 महीने और 4 दिन के बाद मिला। जबरदस्त। तो क्या बात। ये है कनाडा, एक पाकिस्तानी के लिए, एक मुसलमान के हम्म लिए। और हम्म ये तीनों कंट्री में है जो हम्म। जो पोजीशन है। तो ये है जब। डिफरेंस है इन सब कंट्रीज के अंदर, स्पेशली हम्म कनाडा। तो आज मैं समझता हूँ, मैं तो
बड़ा ममनून हूँ इनका। मैं जब किसी ट्रैवलिंग में होता हूँ तो कोई वाइट आदमी मुझे मिलता है ना, वाइट से मुराद ब्रिटिश, जो सेकंड जनरेशन है, जी जी। जिन्होंने ये मुल्क बनाया, जिन्होंने ये जंग लड़ी, जिन्होंने कब्जा किया, जिन्होंने सड़कें बनाई, रेलवे बनाया और डेवलप किया, उनकी बात है। तो जी फिर जी। मैं उसको कहता हूँ तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम्हारे फोर फादर का भी शुक्रिया, जिन्होंने इतना अच्छा मुल्क बनाया और आज मैं भी इसमें आ गया और मेरे हम्म, पास भी सेम राइट है। हाँ, दूसरा आपका सवाल था पाकिस्तानियों को क्या स्कोप, यही सवाल था जी आपका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो पूरी दुनिया के लिए स्कोप है, यहाँ तो कोई रंगो नस्ल नहीं है, कोई रिलीजियस नहीं है, रिलीजियस का कोई फिरका नहीं है, यहाँ पे सबको वेलकम कहते हैं। हम्म जिनको हम पाकिस्तान में काफर काफर कहते हैं, वो भी यहाँ इतने वेल सेटल लोग हैं, इतने आराम से रहते हैं, पीस से रहते हम्म। हैं, और सब अमन पसंद लोग हैं। कुछ चीजें हैं इन्होंने बड़ी सख्ती की हुई है, पाबंदी लगाते हैं। हम्म। बाकी तो जो भी आदमी इनके क्राइटेरिया में पूरा उतरता है वो अप्लाई करता है लीगली तौर पर यहाँ होता है। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट्स है, लेबर्स हैं, सॉरी वर्क परमिट है, फिर पॉइंट्स के ऊपर है, फिर बिजनेस कैटेगरी। तो इस तरह मोस्ट वेलकम, एनीबॉडी अप्लाई करना है, सीधे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सच बोलना है यहाँ से। जी जी, बिल्कुल। तो सर जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, जो जो पीएचडी कंप्लीट होने जा रही है जिनकी, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं, या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जो मास्टर्स के, उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज? नहीं, सब मैंने कहा ना आपको, दो चीजें हैं। आप जब अप्लाई करते हैं तो आपने एक पॉइंट सिस्टम है जिसमें आपने आना है, 67 पॉइंट्स चाहिए, जिसके भी हो सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हम्म यहाँ आके आपको कुछ कुछ साल के लिए एजुकेशन दोबारा कंप्लीट कर, एक हम्म यहाँ पे जो डॉक्टर है उसको भी एक एग्जाम देना पड़ता है। हर हम्म। जो भी आदमी आता है उसको एजुकेशन यहाँ से लेनी पड़ती है और वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जी जी तो मोस्ट वेलकम, जितनी जितनी हायर एजुकेशन होगी उतना अच्छा जॉब। जी, बिल्कुल। जॉब की अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है यहाँ तो। जिस सूबे में मैं रहता हूँ, ये जो है सूबा, ये पाकिस्तान से पूरे रकबे से बड़ा है। और हम्म कनाडा तो एक आप कह सकते हैं कि वेस्ट से ईस्ट तक 8,000 किलोमीटर है, और साउथ से नॉर्थ तक 4,000 किलोमीटर है, और 3 करोड़ आबादी है, हमें तो 30 करोड़ आदमी चाहिए। जी जी और गवर्नमेंट बहुत बहुत हेल्प करती जी है। जी। हम हमारे वजीर आजम जो थे वो 30,000 सीरियन को लेके, हम्म और 30,000 कुछ लोगों ने तो उनके वीजे बंद किए हुए थे कि हमारे घर में नहीं आ जाए, हमारे मुल्क में नहीं जी। आ जाए। जो उनके नेबर थे वो नहीं उनको घुसने देते थे। कनाडा ने 30,000 अपने पैसे से, अपनी टिकटें दे के, सारी चीज, यहाँ के लोगों ने बड़ी हेल्प की उनकी, अपने घर दिए, घर का कुछ पोर्शन दिया, कपड़े दिए, किताब दी, सबको सेटल कर दिया। हम्म तो ऑलवेज डोर इज ओपन जी। कनाडा तो मैंने जैसे कहा कि सीखने के लिए, अगर किसी मुल्क को सीखना है, अगर किसी मुल्क को अपना डेवलप करना है, तो कनाडा की हर हर सब्जेक्ट वो ले सकता है, हर तरीका ले सकता है। आज मैं सीनियर सिटीजन हूँ। हम्म। मेरी जो यहाँ 65 ईयर हो जाते हैं उनको एक पेंशन मिलती है। उसने जी काम जी, किया जिंदगी में, नहीं काम किया, वो औरत है, वो मर्द है, उसको पेंशन मिलनी मिल। जबरदस्त। तो ये फायदे हैं। तो सर माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त सर आपके साथ इंटरव्यू जा रहा है। तो सर ये बताइएगा कि आपने 83 कंट्रीज जो है ना वो ट्रैवल की हैं, तो सबसे जो बेस्ट कंट्री है ट्रैवलिंग के लिए, आपने वो कौन सा पाया है कि जहाँ जहाँ के लोग आपको अट्रैक्ट किए, जहाँ की नेचर आपको अट्रैक्ट की, वो ऐसा कौन सा कंट्री सर? देखें, कंट्री तो ये ऑल इंटरव्यूज में यही एक क्वेश्चन होता है और उसका मेरा एक ही आंसर होता है कि मैं आप डाउन नहीं कर सकता किसी को कंट्री हम्म वाइज। और सब लोग अच्छे हैं, सब कंट्री अच्छे हैं, फाइनेंशियल हालात किसी के थोड़े कम है, किसी के ज्यादा है। तो मैं हमेशा नेपाल की तारीफ करता हम्म हूं। तो वही मैं आपको कह देता हूँ कि नेपाल एक गरीब मुल्क है, हम्म लेकिन अगर कोई इस दुनिया में प्राउड कर सकता है कि मुझे फख्र है, तो वो नेपाल है हम्म। या नेपाली है। जी जी, नेपाली इंडिविजुअल में आज तक गद्दार पैदा जबरदस्त। नहीं। ये हिस्ट्री है नेपाल। और हम्म दुनिया का 208 मुल्क है शायद, वाहद कंट्री है जिसके ऊपर किसी ने रोल नहीं। हम्म
तो ये नेपाल की खासियत है। श्रीलंका ब्यूटीफुल कंट्री है, मलेशिया ब्यूटीफुल कंट्री, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट तो अपने अंदर ही एक 50 मुल्क रखता है। कनाडा जी जी। ब्यूटीफुल कंट्री है, न्यूजीलैंड इतना पीसफुल कंट्री है, इस दुनिया में सबसे पीसफुल कंट्री न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया चूंकि एक सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा मुल्क है, उसका अपना रकबा ही बहुत ज्यादा है, बट उसमें प्राउडली पीपल रहते हैं ऑस्ट्रेलियन, गोरे उनके। कुछ रेसिज्म की भी बातें होती हैं, पर रेसिज्म वहीं ज्यादा, पर रेसिज्म तो वैसे भाइयों के अंदर भी होता है, जी जी जी। अपने रिलेटिव के अंदर भी होता है। मैं नहीं चाहता मेरा भाई मेरे मुकाबले पे आ जाए, तो ये भी रेसिज्म। बट वहां पे जो हम्म रेसिज्म इन कंट्रीज के अंदर पैदा होता है, जहां पे हमें राइट्स मिलते हैं, तो हम उस माशरे के अंदर जम नहीं होते, उस माशरे को कबूल। हम्म तो इस तरह वो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं समझता हूँ अगर देखा जाए एज ए इंडिविजुअल पीपल्स देखा जाए, तो मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे भी फख्र है, और पाकिस्तानियों पे, क्योंकि जो जो रिपोर्टें मुझे टूरिस्ट देते हैं, जो मैंने सुनी हुई हैं, जो मैंने मिला हूँ इंटरनेशनल टूरिस्ट को दुबई के अंदर, वहाँ एक बड़ा मेला लगता है। वहाँ पे काफी हम्म टूरिस्ट पाकिस्तान गया है, पाकिस्तान आया, कुछ मेरे दोस्त बन गए, कुछ फेसबुक फ्रेंड बन गए, कुछ लोगों को मैं अपने घर में भी रखा हुआ है, लेके भी आया हूँ। हम्म तो इस तरह पाकिस्तान टूरिस्ट के मामले लोग हेल्प करते हैं। हमारी कौम सबसे ज्यादा मेहमान मेहमान नवाज है वो। जी। हमारे नॉर्दर्न एरिया में छोटे दुकानदार हैं, वो पैसे भी नहीं लेते उससे। कितने लोगों की को बाइसाइकिल खराब हो गई, मोटरसाइकिल खराब हो गई, वो भी फ्री कर देते थे। तो ये ऐसे हम्म बहुत से वाकयात हैं। तो एज ए नेशन मैं समझता हूँ हमारे कुछ रास्ता मुतय्यन नहीं है। जिस दिन हमारा रास्ता मुतय्यन हो गया, तो हम हमसे आगे कोई जी, जबरदस्त सर। सर बड़ी जबरदस्त आपने बात की। सर ये बताइए कि हमारी जो नेशन है, इसको नेशन बनने में कितना टाइम लगेगा, और कौन सी ऐसी आदत हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो अब हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए? हमें स्पीकर के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, हम्म सबसे बड़ी बात ये। और प्रॉब्लम्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम्स क्या। फिर हम्म वो जो प्रॉब्लम मिल जाए, तो उनकी सोल्यूशन नहीं ढूंढनी चाहिए कि उनकी उनकी सोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हमारी 22 मिलियन पॉपुलेशन है, मैंने सही कहा 22 या 220? सर 220। 220 फॉर एग्जाम्पल आज पॉपुलेशन है, और हमारे हम्म, पास 5,000 स्कूल। जी जी। और हम ये प्लान करते हैं, हम 5,000 स्कूल बनाएंगे आने वाले 5 साल। अगर तो पॉपुलेशन 220 मिलियन रहेगी 5 साल में, तो वो स्कूल काफी। जी जी बिल्कुल। अगर पॉपुलेशन ही आगे चली गई, 300 मिलियन में चली, तो वो आपका प्रोजेक्ट तो कामयाब ना हुआ पाकिस्तान के लिए ना, फिर उतने स्कूल और चाहिए। तो हमें जो तरजीहात हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि जी उन जी। प्रॉब्लम की सोल्यूशन के ऊपर पैसे जाए। हम्म फिर हमें एज ए फैमिली मेंबर, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, तो मैंने अपनी जो चादर थी उसको, वो तो सुना हुआ था चादर के अंदर पाँव रखते हैं, मैंने तो बहुत पीछे रखे हुए थे अपने चादर से, हम्म ताकि मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो। मुझे 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 मैंने मुझे पता है मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है, मुझे पता है मैंने मैंने घर कितना डेकोरेट करना है, मुझे पता है मैंने कितना ट्रैवल करना है, मुझे पता है मैंने कितना सोशल वर्क करना है, मैंने बजट कितना रखना है, मैंने इनकम कितनी रखनी है, मेरी इनकम कम डाउन हो रही है, उसके हिसाब से भी मैंने कंट्रोल करना है। तो मुझे चेंज जी। भी चाहिए, मुझे अगर मेरी काबिलियत नहीं है चेंज करने की, अपने ही कानून जो मैंने अपने लिए लागू किए, अपनी फैमिली के लिए लागू किए, अपने बच्चों के लिए लागू किए, मैं देखता हूं अगर वो नहीं चल रहे, तो मुझे चेंज करना चाहिए उसको, मुझे हम्म बजाते खुद भी चेंज होना चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग है, प्लानिंग के बगैर कुछ भी नहीं। तो आपको हम्म अगर अगर आपने स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर ली, और उसके हिसाब से अगर आपने उसके ऊपर अमल कर दिया, तो कौमों की तकदीरें 10, 15, 20 साल में चेंज हो जाती हैं। जी तो जी। मलेशिया के बारे में हम जानते हैं, मुस्लिम कंट्री में पाँव पे खड़ा हो गया। जी जी बिल्कुल। सही बात। आपको पता है कैसे खड़ा हुआ? यही पता है सर इसका असल इल्म? में
उसके उनके जो महातीर मोहम्मद हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, खासतौर पे यूनिवर्सिटी लेवल पे काम किया है। बाकी वाले आप जो उनका थोड़ा बड़ा बताएं। बड़ा जो उनका बड़ा काम था वो ये था कि वहां पे बहुत सारी इंडियंस रहते थे, हम्म। मलाइस थे, चाइनीज थे, ये तीन कौमें बहुत ज्यादा। जी जी। उन्होंने क्या कहा, चार उनके स्टेडियम के भी चार कलर होते हैं कुर्सियों के ना, एक मलाई कौम का, एक इंडियंस का, एक मिक्स कौम का, एक चाइनीज का। हम्म। तो उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि सबको नेशनैलिटी दी। हम्म। जैसे ही चाइनीज को नेशनैलिटी मिली तो चाइनीज ने चीजें बनवाई चाइना से, और जब उधर इंपोर्ट की, उधर मेड इन मलेशिया लिखा और पूरी मार्केट में देनी शुरू कर। हम्म। फिर टूरिज्म को जो फैसिलिटीज चाहिए वो उन्होंने ओपन कर। जी जी। अभी टूरिज्म को जो 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 फैसिलिटीज चाहिए, टूरिज्म ज्यादातर यूरोपियन है, अमेरिकन है, कैनेडियंस है, यही सब तो टूरिज्म पे है। इनको जो अपनी फैसिलिटीज चाहिए वो प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, और इस तरह वो मुल्क खड़ा हो गया। फिर जब मैं 10 दिन रहा कोलालमपुर में, तो वहां एक बात बड़ी मशहूर थी, रेंज रोवर में अगर चाइनीज बैठा है तो वो मालिक है, जी। रेंज रोवर में अगर इंडियन बैठा है तो ड्राइवर है, हम्म। रेंज रोवर में अगर मलाई बैठा है तो उसने चोरी की। तो बचाते खुद जी। मलाई, आज भी वो कौम उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे हम्म। चाइनीज। तो उनको जी जो जी। डेवलप किया है मलेशिया को, वो फॉरेनर्स ने ज्यादा किया, हम्म। जिसमें इंडियंस का और चाइनीज का बहुत। तो इस तरह जी। ये सारी प्लानिंग है। इस तरह आप भी प्लानिंग कर सकते हैं, आप आपका मुल्क भी प्लानिंग कर सकता है। हम भी अपना सोच सकते हैं। स्पीकर के ऊपर जो अलाउ नहीं होना चाहिए हर आदमी को, जो वो हदायत दे रहे हैं या जो भी, जैसे मैंने कहा, छोटी सी बात की मैंने डिफरेंस की, और ये बात मैंने खुद नहीं कर रहा, ये मैं मेरे साथ हुआ। हम्म। मेरे भांजे का निकाह था, तो वो मौलवी साहब ने, मैं उसके अंदर विटनेस था, तो उन्होंने कहा जी, वो हमारे डेरे में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं मस्जिद में निकाह अफजल। तो मस्जिद में ले गए। मस्जिद में जाके उन्होंने तकरीर शुरू कर दी। तकरीर शुरू की आधा घंटे की, सारे बोर हो रहे थे। वो निकाह का हिस्सा भी नहीं थी तकरीर, वो निकाह तो जी। कबूल, पंजाब कबूल का है। तो उन्होंने वहां हम्म। तकरीर की कि जी, जो 2 बच्चे पैदा करते हैं वो यहूदो नसारा है, और मुसलमान को हम्म। 100 बच्चा पैदा करना चाहिए। ओ भाई। ये बात मेरी सामने की, मेरे साथ वाकया हुआ। और फिर आज मैं जब यहाँ जियो न्यूज देखता हूँ तो उसमें बड़ी बड़ी, हर दिन 3-4 एड्स आती हैं कि जी 2 बच्चे होने चाहिए, बच्चों में बच्चा होना चाहिए। तो वो जिस हम्म। मौलवी ने मुझे कहा 100 बच्चा पैदा होना चाहिए, आज वो पाकिस्तान का बड़ा मुबल्लिग बना। ओके। तो इतना इतना तजाद नहीं होना चाहिए। हमें बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। हम्म। फिर हम दुनिया के, मेरे ख्याल में 100 साल पीछे चले। हम्म। जो दुनिया ने काम आज से 100 साल पहले किया हुआ, वो आज हम उसके बारे में सोच रहे हैं। हमें 100 साल पहले का सोचना। आप जी प्लानिंग जी। कर सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल लाइफ की भी कर सकते हैं, मैंने भी की। मैंने अपनी प्लानिंग की, ये करना है, वे करना है, ये करना है। जब मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता पाना शुरू कर लिया तो वो क्या पूरा हो गया। अल्लाह ताला ने पूरी सपोर्ट की, बट प्लानिंग मेरी थी, अल्लाह ताला ने जी। उसको पसंद किया। तो बिल्कुल। इसी तरह मैंने एक इलेक्शन में, एक इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान में, तो मैं वोट मांगने चला गया। तो ठीक। वहां पे हमारे मौलवी साहब थे, वही वही मौलवी साहब के अंकल थे। तो वो फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई, असर की नमाज पढ़ाई, उसके बाद उन्होंने दुआ, या अल्लाह नमाज की तौफीक दे। मैंने कहा मौलाना साहब, कम से कम ये दुआ तो ना मांगे, ये तो मेरे इख्तियार में है। हम्म। अभी मैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं वजू करूँ नमाजें पढ़ूं। हम्म। आप हमारे ऊपर है ना ये। हम्म। अगर ये तौफीक के ऊपर है तो फिर सजा जजा खत्म हो जाती है। जी जी जी। इसी तरह जो माशरे, जो जो इंसान जो अपने हेड ऑफ फैमिलीज है, या एक, जो हम ये पूरा सर्कल बनाते हैं, जो जिसको इलेक्शन कहते हैं, जिसमें एमपीएज हैं, काउंसलर हैं, नाजम है, तो ये सिर्फ इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारे फैसले करें। हम्म। तो जब ये सारा प्लानिंग के तहत हम चलेंगे तो सारे सारे ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो सर, एक मैं चीज़ इससे थोड़ा सा हटके आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आप एक इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं,
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो अर्निंग करते हैं या जैसे भी आप जॉब के थ्रू या अपने बिजनेस के थ्रू जो आप अर्निंग करते हैं, तो आप एक जो अर्नर है, जैसे मैं हूँ या कोई भी पाकिस्तानी है, किसी भी कंट्री का बंदा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी अर्निंग को कैसे जो है ना वो यूज करे, उसमें से सेविंग कितनी करे, ट्रैवलिंग पे कितना खर्च करे, खाने पीने पे, इस तरह मतलब थोड़ा सा आप अपनी एक्सपीरियंस से गाइड कर दीजिए। एज ट्रेवलर जो मैंने सीखा, अपने तजर्बात से सीखा, अपने फाइनेंस से सीखा, कुछ यूरोपियन टूरिस्ट से सीखा। मेरा ख्याल मैं बड़ा चीप चीप ट्रैवलर था। जी जी। बस में सफर करता था, जब मैं बाई बाई एयर सफर करता था तो सस्ते से होटल में रहता था। ये मुझे एक ब्रिटिश मिला, बच्चा ही था, वो भी मेरी उम्र का ही था उस टाइम। तो वो मैं इंफॉर्मेशन ले रहा था थाईलैंड एयरपोर्ट के ऊपर, तो फिर उसने मुझे गाइड किया कि नहीं 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 नहीं, टैक्सी टुक्सी लेने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बाहर वॉकिंग करो, आपको बस मिलेगी, वो 3 बात लेगी, सेंटर सिटी जाएगी, सेंटर सिटी में सबसे सस्ते होटल होते हैं। तो आप एक तो सेंटर सिटी में रहते हैं, फिर होटल भी बहुत सस्ते होते हैं। तो इस तरह ये सारी चीजें हैं। फिर मेरे ख्याल में मैंने जो टूरिज्म को मैं जो समझता हूँ, या जो मेरी एडवाइस है, या जो मैं समझता हूँ, 12 महीने होते हैं साल के, तो 1 महीने की इनकम जो है, या 1 महीने की सैलरी आपको टूरिज्म के लिए जरूर। जबरदस्त। उसमें ये फायदा जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि फायदा ही है आपके लिए, आपने जिंदगी सीखनी है, हम्म। आपने एक माशरे में रहने के लिए एक अच्छा फर्द बनना जी। है, और अच्छे फर्द के लिए आपको एक अच्छा हमसाया बनना है। हम्म। और अच्छे हमसाए के लिए श्योर नहीं है कि आपके साथ वही रिलीजियस हो, वही मजहब हो, वही लोग हो, वही, जैसे इंटरनेशनल हम रहते हैं, हमारे आगे कौन है, पीछे कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, ये इल्म नहीं है। मुख्तलिफ नेशनलिटी है, मुख्तलिफ लोग हैं। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो फिर आप ये सीखते हैं दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे। जी तो ये भी आप ट्रैवल से सीखते हैं। फिर ट्रैवल का जो सबसे, टूरिज्म का जो फायदा, जो आप दूसरे को पहचानते हैं। हमारे यहाँ कितने ऐसे छोटे छोटे टाउन है जो बेचारे बर्फ में ढके रहते हैं, फिर जब सीजन आता है फिर लोग वहां जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, फिर उनके उनके रिजक खुल जाता है, फिर वो अपने जो उनके साल के पैसे भी बन जाते हैं। तो इस जी। तरह मेरे ख्याल में आज के दौर में और आने वाले दौर में, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसी तरह हमारे हम्म। माशरे को जिंदा रखने के लिए ये भी, उनकी टूरिज्म एक ऑक्सीजन, हमारे मुल्कों के लिए भी ऑक्सीजन बनेगी, हमारे माशरे के लिए भी ऑक्सीजन बनेगी, हमारे एक कल्चर को डेवलप करने के लिए भी ये ऑक्सीजन बनती है। तो इस तरह इसके ऊपर दूसरे अखराजात काम करने चाहिए। फॉर जी। एग्जाम्पल, जब मैंने शादी की तो मैं उस टाइम पूरा खुद मुख्तार था, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मैं कमाता था, मैंने ही खर्च करना था। तो मैंने बहुत सोचा मुझे ये पैसे जाया करने चाहिए या शादी करनी चाहिए। तो फिर मैंने फैसला किया मुझे मेरे पैसे हैं। तो मैंने एक बजट बनाया 10,000 रुपए उसका, ये 89 की बात। जी जी। अभी आप सोच सकते हैं 10,000 रुपए की क्या वैल्यू हो सकती है। तो 10,000 में शादी की मैंने। हम जो बारात जबर में गए वो 3 आदमी थे, एक बच्चा और एक औरत अच्छा। थी। अच्छा सर, जबरदस्त। और जो हमारा वो वलीमा हुआ वो 14 आदमियों में हुआ, वही हम फैमिली मेंबर्स। हम्म। तो कोई रस्म रिवाज नहीं किया, कुछ ऐसा पंगा नहीं किया, कुछ पैसे नहीं जाया किए, कोई गाना वाजा बजाना नहीं किया, कोई ड्रेसिंग उल्टी सीधी नहीं की, कोई गले के अंदर नोटों के हाल, क्या तल्लक है उस नोटों के हाल जो गले के अंदर डालता है। हम्म। इस तरह वो फिर सेकंड डे हम लोग, थर्ड डे दुबई चले गए, दुबई जा फिर एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैंने हर उस जगह से कट किया पैसा जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने यहाँ खर्च नहीं करना। हम्म। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से स्पेशल रिक्वेस्ट की टूरिज्म के लिए, या अल्लाह ये कहीं मेरी फजूल खर्ची में ना शामिल करना। बाकी मैंने कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह मैं वो पैसे बचा बचा के टूरिज्म भी किया। लेकिन इसके साथ मैंने जो टूरिज्म किया, उसमें अपने बीवी बच्चों को भी 28 मुल्कों में भेजा। और माशा। वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेरे बच्चों ने ये 28 मुल्क देख लिए थे। और फिर जो सबसे अच्छा मैंने अपनी लाइफ का टूरिज्म का काम किया हुआ है, वो मैंने अपने सारे स्टाफ को भी भेजा। 4 मुल्कों जबरदस्त। की फ्री सैर कराई, सारा स्टाफ पाकिस्तानी का। और जब एक वो श्रीलंका में हमने भेजा, फिर वो वापस आते थे, जब वो श्रीलंका की शेयर करते थे बातें और खुश होते।
यानी उनको हम्म, उतनी सैलरी साल की से खुशी नहीं होती जितनी वो मैंने एक टूरिज्म पे उनको भेजा एक एक कंट्री के ऊपर, तो वो जो उनको खुशी मिलती थी उस हम्म। माशरे के लिए वो डिस्कस करते थे। तो ये है टूरिज्म के जो फायदे हैं। तो हर आदमी को इसके ऊपर अपने दूसरे अखराजात कम करके, दूसरे रस्म रिवाज छोड़ के इसके ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए, क्योंकि इसके दोनों ही फायदे। जी सर, बहुत ज़बरदस्त सर। और ये एक इंटरनेशनल ट्रैवलर ही कह सकता है कि जो ट्रैवलिंग और टूरिज्म है, ये इंसान के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। तो सर, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ इंटरव्यू रहा है, और मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। क्योंकि मैं आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। सिर्फ जस्ट लास्ट पे आप हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए एक पैगाम दे दीजिए। हमारी नौजवान नस्ल बड़ी अच्छी है। मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ तब भी खुश होता हूँ। स्पेशली बच्चियां माशाल्लाह बहुत बच्चों से ज्यादा एजुकेशन में भी ज्यादा आ गए हैं, सोच में भी ज्यादा आ गए हैं, अकल में भी ज्यादा। तो वो जी। कहते हैं ना, जिस कौम की माए अच्छी होगी वो कौम अच्छी होगी। तो ये जी। बच्चियां कल को हमारी बच्चों की माए बननी, हमारी कौम की माए। जी। तो बड़ा मुझे होप है इंशाल्लाह। और जो बच्चे भी हैं ये भी आज सारे मौजू के ऊपर डिस्कस करते हैं। इनके पास बहुत नॉलेज है। मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूं 25 साल की उम्र में एक गांव का बंदा और आज का जो 25 साल का बच्चा है, जमीन आसमान। जी। तो हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है इंशाल्लाह। कुछ साल कौमों की जो किस्मत है वो सालों में चेंज नहीं होती, ज्यादा जी। सालों में। जी। तो इंशाल्लाह मेरी मेरी अपनी कौम से, मेरे अपने जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को लव करें। जी। जी। मैंने कई कई वाकयात ऐसे मेरे साथ आए हैं, जैसे एक टाइम है तो मैं शेयर कर दूं आपके साथ। जी। जी सर, कर दीजिए। मुझे एक पुलिस के साथ पाकिस्तान मेक्सिको के अंदर एक वाकया पेश आया मेरा। तो उन्होंने मुझे तंग करना शुरू किया। मैं कुछ मेरी मिस्टेक्स थी वहां पे, मेरी गाड़ी का परमिट नहीं था मेरे पास। तो जब उन्होंने मुझे थ्रेट किया, फिर वो पैसे की बार्गेनिंग की इस तरह, तो मैं ये सोच रहा था बार बार उसके उस शख्स के पुलिसमैन के मुंह की तरफ देखता था कि ये क्या कर रहा है, ये इसको अपनी कंट्री से ला। हम्म। ये बातें मैं सारी दुनिया को बतानी है मैंने। मेरे साथ ये हुआ मैक्सिको। जी। जी। तो वही हुआ कि अगर उसको लव होता तो वो मुझे चालान देता, मुझे मुझे एक फाइन करता, मेरे साथ कंप्रोमाइज करता, मुझे लव करता, मुझे रास्ते पे गाइड करता। लेकिन उसके हम्म। बावजूद उसने वो दूसरा तरीका अपनाया, झूठ बोला मेरे साथ। तो इस तरह मैं अपने जो मेरे 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 बच्चे जैसे हैं, जो जिन्होंने कल को हमारी जगह लेनी है और आगे मुल्क को चला, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, अपने मुल्क को लव करें, जी। टैक्स जरूर पे करें। टैक्स मुल्क की ऑक्सीजन। जी। जी। तो हमारी जी कौन। सर, बहुत बहुत ज़बरदस्त नोट के साथ हमारा जो इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है कि एक तो हमें अपने मुल्क से लव करना चाहिए, और मुल्क की जो ऑक्सीजन है टैक्स इसको पे करना चाहिए। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कनाडा से मुझे टाइम दिया एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतना कीमती टाइम जो है वो मुझे दिया, और अपने एक्सपीरियंस से मुझे भी आगाह किया, और जो मेरी ऑडियंस है उसको भी सर आपने अपना इल्म जो है वो शेयर किया। तो सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा बड़ी हाफिज। मेहरबानी। सबके लिए मेरी नेक तमन्ना। अल्लाह हाफिज। ओके। खुदा हाफिज।